हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानीराम डाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरियल क्रॉप्स यानी अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में देखो, इंग्लिश में अनाज वाली फसलों को बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। ये जो सीरियल शब्द है, इसकी उत्पत्ति एक रोमन शब्द से हुई है। रोमन शब्द सा सीरीज, सीरीज का मतलब होता है गोडेज ऑफ ग्रेन्स, गोडेज ऑफ ग्रेन्स यानी जो दाने हैं उनकी देवी। तो आपसे पूछ ले जो सीरियल शब्द है यानी अनाज शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो वो रोमन भाषा से लिया गया है, सीरीज शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब देखो अनाज प्लस दलहन, अगर मैं बात करूं अनाज प्लस दलहन, अनाज प्लस दलहन दोनों को मिला के हम बोलते हैं खाद्यान्न। ठीक है, और खाद्यान्न में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो अनाजों का होता है, दालों से ज्यादा अनाजों का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज या खाद्यान्न, तो विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला जो खाद्यान्न या फिर अनाज है वो कौन सा है? गेहूं यानी व्हीट है फर्स्ट पोजीशन पे। अगर मैं बात करूं सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे आता है धान, और थर्ड पोजीशन पे बात करें तो थर्ड पोजीशन पे आता है मक्का। विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न और अनाज गेहूं है, दूसरे नंबर का धान है और तीसरे नंबर का मक्का है। लेकिन जब बात हो एशिया या भारत की, तो एशिया या भारत में पहले नंबर पे खाया जाने वाला है धान यानी चावल, दूसरे नंबर का जो खाद्यान्न व अनाज है वो गेहूं है, और तीसरे नंबर का जो है वो मक्का है। और अगर हम बात करें अमेरिका की, है ना, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज या खाद्यान्न मक्का है। आपने पढ़ा ही होगा विश्व में सबसे ज्यादा जो मक्का का उत्पादन होता है वो अमेरिका में होता है। विश्व का लगभग 40% मक्का अकेला अमेरिका उत्पादित करता है। और यूएसए की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो भी मक्का को कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी अनाज व खाद्यान्न को लेकर बात थी। अब हम अनाजों में जो सबसे पहली फसल है गेहूं की खेती, व्हीट कल्टीवेशन, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका बोटेनिकली इंट्रोडक्शन यानी इसका वानस्पतिक परिचय की अगर अपने बात करें, तो गेहूं की 3 मुख्य जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली है ब्रेड व्हीट, है ना, चपाती गेहूं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एसेटिवम, और इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 42। ये 60 गुणित होती है, हेक्साप्लॉइड होती है। अगर बेसिक गुणसूत्र संख्या में जाओगे तब कितना, यानी अगुणित गुणसूत्र संख्या में जाओगे तो अगुणित गुणसूत्र संख्या 7 होती है, और ये हेक्साप्लॉइड होता है यानी 60 गुणित होता है, तो गुणसूत्र कितने हो गए? 42 हो गए। ठीक है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 95%, कुल क्षेत्रफल का मतलब यहां पे है कि भारत में जितना गेहूं लगाया जाता है उसके 95% भाग पर ट्रिटिकम एसिटिवम यानी चपाती गेहूं यानी ब्रेड व्हीट लगाया जाता है। इसको मेनली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि में लगाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा है मैक्रोनी या ड्यूरम व्हीट। वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम, और ये चतुर्थ गुणित होता है यानी टेट्राप्लॉइड होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या 28, अगुणित 7, 4 गुणित है तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 28 हो जाएगी। भारत में जितना गेहूं लगाया जाता है उसके 4% भाग पर मैक्रोनी या ड्यूरम व्हीट लगाया जाता है। ठीक है, इसको मेनली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में लगाया जाता है। इसका उपयोग सूजी है, सवैयां बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें इमर व्हीट। तीसरा जो है इमर व्हीट, सबसे ज्यादा तो ट्रिटिकम एसिटिवम चपाती गेहूं लगेगा, दूसरा मैक्रोनी या ड्यूरम व्हीट जिसको बोलते हैं वो सबसे ज्यादा लगेगा दूसरे नंबर पे। वैसे तो कुल गेहूं के क्षेत्रफल का 4% ही है, सबसे ज्यादा अकेला 95% तो चपाती गेहूं है यानी ब्रेड व्हीट है। इमर व्हीट है, भारत में जितना गेहूं लगाया जाता है उसके 1% हिस्से पर इमर व्हीट भी लगाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम। गुणसूत्र संख्या इसमें 14 डिप्लॉइड होता है। ठीक है,
ये सिर्फ 1% क्षेत्र में देखने को मिलता है। टोटल जो गेहूं का क्षेत्र है ये मेनली कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इनमें लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें वही इसका वानस्पतिक परिचय को ही आगे बढ़ाते हुए, इसका जो कुल है वो है पोएसी। पोएसी का दूसरा नाम ग्रेमिनी है और ग्रेमिनी को अपने घास कुल भी कहते हैं। उत्पत्ति स्थल इसका दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। पुष्प क्रम का प्रकार है वो स्पाइक है। आप याद रखिए, जो में भी पुष्प क्रम का प्रकार स्पाइक है, जेई में भी पुष्प क्रम का प्रकार स्पाइक है, और ग्लेडुलस है उसमें भी पुष्प क्रम का प्रकार स्पाइक है। उसके अलावा आपने रजनीगंधा भी नाम सुना होगा, है ना। एक तो खाने वाला होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, ये पुष्प की बात कर रहा हूं। तो ये इनके भी पुष्प क्रम का प्रकार स्पाइक होता है। जब स्पाइक वर्ड आ गया है तब याद रखना है आपको। फल का प्रकार, जितने भी ग्रेमिनी कुल से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, उनके फल का प्रकार, सबका ही फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, इसमें गेहूं है, चाहे धान है, चाहे जो है, चाहे मक्का है, कोई सा भी है, इनके फल का प्रकार कैरियोप्सिस होगा। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट। देखो, गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होता है वो 61 से 71% होता है, 61 से 71% होता है। देखो, हमारे शरीर को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है, खनिज की आवश्यकता होती है और रेशे की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो जो अनाज है वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अनाज मुख्य रूप से किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट। जितना अपने भोजन खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट। आईसीएमआर के अनुसार आपको पता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जितना हम भोजन खाते हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से अनाज होते हैं। और अनाजों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाएगा? मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ये बात आपको गांठ बांध के रखनी है। बाकी का भी बता दूं, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है वो दालें हैं। फसलों में बात कर रहा हूं मैं। वसा का मुख्य स्रोत है वो तिलहनी फसलें हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट भी होते हैं जो मेवे हैं, और उसके अलावा अगर हम डेयरी उत्पाद में बात करें तो डेयरी उत्पाद भी होते हैं। विटामिन, खनिज और रेशे मुख्य रूप से फल व सब्जियों से मिलते हैं। विटामिन, खनिज और रेशे मुख्य रूप से फल व सब्जियों से मिलते हैं। वसा तिलहनी फसलों व डेयरी उत्पाद से मिलती है। प्रोटीन मेनली दलहनी फसलों से, उसके अलावा अंडों से और उसके अलावा मांस से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अनाज से मिलता है। दलहन से भी अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है वो अनाज है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, और अनाजों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होती है ना। पॉलीसेकेराइड, बहुत सारी मोनोसेकेराइड की इकाइयां जुड़ने से पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें प्रोटीन का प्रतिशत। देखो, गेहूं के अंदर प्रोटीन 8 से 15% के आसपास प्रोटीन होता है। अनाज वाली फसलों में अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। आपने एक प्रोटीन का नाम तो सुना होगा, गुलेटिन प्रोटीन। गुलेटिन प्रोटीन की वजह से गेहूं की चपाती, जो गेहूं की रोटी, स्वाद भी लगती है और फूलती भी है। गेहूं में वसा की मात्रा 1.5 से 2% होती है। देखो, गेहूं खाने वाले क्षेत्रों में प्रोटीन की कमी कम देखने को मिलती है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि गेहूं में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा
कि जब अपने गेहूं का आटा बनवा लेते हैं उसके बाद छलनी से उसको छानते हैं तो उससे जो चोकर निकलती है वो ज्यादातर गेहूं का आउटर कवर होता है और आउटर कवर में ही सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए आटे को छानना नहीं चाहिए। गेहूं को जितना साफ कर सको उतना साफ करके फिर उसका आटा तैयार करवाना चाहिए। आटा तैयार होने के बाद उसको नहीं छानना चाहिए। दूसरी चीज, गेहूं को कभी भी बारीक नहीं पिसवाना चाहिए। बारीक पिसवाने से उसमें प्रोटीन है और पोषक तत्व है वो नष्ट होते हैं। मोटा गेहूं का आटा होगा, मोटा आटा होगा, वो खाने में भी स्वादिष्ट होगा प्लस उसमें पोषक मान भी ज्यादा होता है। बहुत बारीक आटा पिसवा लेते हैं जैसे मैदा, वो हमारे लिए एक व्हाइट पॉइजन का काम करता है, सफेद जहर का काम करता है। ये भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए इन चीजों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अपने बात करें गेहूं की बोनी जातियों के बारे में। देखो, नोरिन-10 गेहूं का बोना जीन है जिसकी खोज गोंजीराव इंजुकी ने की थी। गोंजीराव इंजुकी एक जापानीज साइंटिस्ट है, जापानीज वैज्ञानिक है। नोरिन-10 का व्यावसायिक उपयोग नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था, है ना, एन ई बोरलॉग ने किया था। ये एक वैसे तो अमेरिकन साइंटिस्ट है लेकिन मैक्सिको के अंदर ये अपना काम करते थे। गेहूं में बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन, जो जिम्मेवार जीन होता है, रेस्पॉन्सिबल जो जीन होता है वो नोरिन-10 होता है। मूल रूप से ये RH1 और RH2 होता है। वास्तव में 1960 में सीमेट मैक्सिमो में डॉक्टर N.E. बोरलॉग ने जापानीज किस्म से इसको पृथक किया था और 1948 में सेलमन द्वारा इसे यूएस से ले जाया गया था। ये नोरिन-10 की हिस्ट्री है। मतलब सबसे पहले इसको अलग जो किया था, आइसोलेट किया था, वो एक जापानीज वैरायटी थी, उससे N.E. बोरलॉग ने किया था और इसका व्यवसायीकरण भी N.E. बोरलॉग ने किया था। मैक्सिको से इसको अमेरिका ले जाने वाले थे सेलेमन थे। उसके अलावा गेहूं की सर्दियों की सबसे पहली बोनी किस्म जिसमें नोरिन-10 था, यह विकसित की थी वोगेल। ये एक यूएसए साइंटिस्ट थे वोगेल, जिन्होंने सबसे पहले नोरिन-10 का उपयोग करते हुए विंटर व्हीट यानी सर्दियों के गेहूं की सबसे पहली किस्म विकसित की थी। 1962 में डॉक्टर बोरलॉग ने लर्मा रोजा 64, हम सीधा लर्मा रोजा बोल देते हैं, सोनारा 63, मायो 64 और S227 में प्रत्येक के 100-100 किलो बीज भारत को प्रोवाइड करवाए थे। अब आपसे पूछ ले कि भारत में नोरिन-10 कहां से आया था? मैक्सिको से आया था। किसके द्वारा लाया गया? डॉक्टर N.E. बोरलॉग के द्वारा लाया गया। नोरिन-10 वाली किस्में भारत में कौन कौन सी आई थी? लर्मा रोजा 64, सोनारा 63, मायो 64 और S227। इनके 100-100 किलो बीज है वो भारत में दिए गए 1962 में। किसके द्वारा? डॉक्टर N.E. बोरलॉग द्वारा। लर्मा रोजा 64 और सोनारा 64 को 1963 में व्यवसायिक या वाणिज्य खेती के लिए भारत में पेश किया गया था। 62 में आई और भारत में इसका व्यवसायिक खेती कब की जाने लगी? 1963 में। इन किस्मों की विशेषता बोना कद था। बोना कद होने की वजह से ये गिरती नहीं थी। देखो भारत में क्या प्रॉब्लम थी पहले गेहूं को लेकर। भारत में गेहूं की लंबी जातियां थी। सर्दियों में बारिश होने के बाद हवा जब चलती थी तो उसके साथ गेहूं क्या है, लॉगिंग हो जाती थी, गेहूं की फसल गिर जाती थी, जिससे उत्पादन में भारी नुकसान होता था। अब क्या ये जो बोनी किस्में हैं ये क्या है, गिरती नहीं है, और जब ये गिरती नहीं है तो उत्पादन में नुकसान नहीं होता है। कद बोना था, गिरने के प्रतिरोधी थी और जल्दी पकती है, लंबा समय नहीं लेती, और जल्दी पकती है तो जाहिर सी बात है पानी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। और जो फसल शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है उसमें जोखिम उतना ही कम होता है। जितना लंबा समय होगा उतने ही जोखिम ज्यादा होंगे। क्या पता कब मौसम बदल जाए, कब मौसम से नुकसान हो जाए। और उसके अलावा फोटो इंसेंसिटिव थी। फोटो इंसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? प्रकाश असंवेदी, प्रकाश के प्रति असंवेदी थी, यानी अगेता पछेता इनको आसानी से लगाया जा सकता था। ये जो बोनी किस्में थी नोरिन-10 युक्त लर्मा रोजा 64 और सोनारा 64 की ये विशेषता थी। ठीक है, तो बोनी किस्मों में ये विशेषता थी और इसी की वजह से भारत में हरित क्रांति आई थी। भारत में जो हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था 66-67 के अंदर, उसके अंदर बोनी किस्मों को ही महत्व दिया गया था और ये बोनी किस्में नोरिन-10 वाली थी और ये भारत में मैक्सिको से आई हुई थी।
भारत में जो पहली ट्रेडिशनल किस्में थी वो लंबी थी, सर्दियों में हल्की बारिश या हवा चलने की वजह से गिर जाती थी, उत्पादन में भारी नुकसान होता था जो अब नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि अब हम बोनी किस्में जो गिरती नहीं थी, जल्दी भी पक जाती थी, मौसम की प्रतिकूल दशाओं के प्रति जोखिम भी कम रहता था क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन थी, कम समय में तैयार होने वाली किस्में थी। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत में हरित क्रांति के लिए स्वामीनाथन का मुख्य योगदान था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ही भारत में हरित क्रांति लेके आए थे। वैश्विक स्तर पर तो हरित क्रांति आपको पता ही है, एनी बोरलॉग लेके आए थे, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एनी बोरलॉग को कहते हैं। लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके लिए उन्हें 1987 के अंदर विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज कौन से सन में मिला था? 1987 के अंदर मिला था। अच्छे से याद रखिए। पंजाब में गेहूं का उच्च उत्पादकता होने के पीछे कारण क्या है? देखो, भारत में सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादकता, इवन धान की भी उत्पादकता पंजाब की सबसे ज्यादा है। इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो है कि पंजाब में जितना गेहूं लगाया जाता है वो सारा का सारा सिंचित है। दूसरा यह है कि यहां पर फर्टिलाइजर डोज है वो ज्यादा दी जाती है, इस वजह से पूरे भारत में गेहूं की सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है वो पंजाब में है। और आपको पता हो, भारत में हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से टारगेट की गई फसलें गेहूं और धान थी, और हरित क्रांति का जो क्षेत्र चुना गया था वो पंजाब हरियाणा ही चुना गया था, और यहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादकता बढ़ी थी। और यहां पे सबसे ज्यादा रासायनिक खेती भी होती है, जिस वजह से भी उत्पादन ज्यादा हो रहा है। लेकिन रासायनिक खेती का परिणाम लंबे समय तक अच्छा नहीं होता है, उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। बोनापन का मतलब पौधे की ऊंचाई कम करना और उत्पादक टिलर को बढ़ाना। गेहूं में देखो इस तरह से टिलर्स निकलते हैं, जितने ज्यादा टिलर्स निकलेंगे उतने ज्यादा स्पाइक बाली ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा उत्पादन। तो बोनी किस्में कद छोटा होता है, टिलर्स ज्यादा होते हैं, उत्पादन ज्यादा होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो नोरिन 10 वाली किस्में हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 2 फीट होती है, 2 फीट होती है ऊंचाई। ठीक है, नोरिन 10 वाली किस्मों की ऊंचाई 2 फीट होती है। बोनाजीन पौधे की ऊंचाई 20% तक कम कर देता है और उपज है वो 5 से 10% बढ़ा देता है। यानी नोरिन 10 है वो सामान्य किस्मों से जो हाइट है वो 20% कम कर देगा, और उत्पादन कितना इंक्रीज कर देता है? उत्पादन 5 से 10% तक इंक्रीज कर देता है। ये नोरिन 10 के फायदे होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत का गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत कुल विश्व का लगभग 12% गेहूं उत्पादित करता है और लगभग 19% धान उत्पादित करता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन व क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्पादकता पंजाब में है। और पंजाब में क्यों है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। गेहूं C3 पौधा है, स्वपरागित है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, और LDP है, लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ दिवस पादप है। अधिकांश रबी में लगाए जाने वाले पौधे लॉन्ग डे प्लांट ही होते हैं। तो गेहूं रबी की फसल है और ये लॉन्ग डे प्लांट है। गेहूं का जो परीक्षण भार होता है यानी टेस्ट वेट होता है, यानी 1000 बीजों का जो भार होता है वो 40 ग्राम होता है। 1000 जो सीड है उनका वेट 40 ग्राम होगा। नोरिन 10 जीन से पहली एकल जीन किस्म लर्मा रोजा और द्विजीनी जो किस्म है वो सोनारा 64 तैयार की गई थी। पहले एक जीनी तो कौन सी थी जिसमें एक ही जीन रेस्पॉन्सिबल था? वो लर्मा रोजा थी। और द्विजीनी बोनी किस्म है वो कौन सी थी? सोनारा 64 थी। गेहूं भारत में चावल के बाद सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूं। गेहूं में गहाई के दौरान बीज व भूसे का अनुपात, जो सामान्य किस्में हैं उनमें बीज व भूसे का अनुपात होता है 1 में तो बीज और 1.5 में भूसा, 1:1.5। बोनी जातियों में बीज 1 और भूसा 1.25 है ना। यानी कहने का मतलब
यहां पर भूसा कम मिलेगा क्योंकि हाइट क्या है इसकी, कम है, इस वजह से भूसा कम देखने को मिलता है। यानी इसकी जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती है वो ज्यादा होती है। इकोनॉमिकल इल्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल इल्ड इनटू 100 को अपने क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। यानी जो आर्थिक उपज है उसमें भाग दे देते हैं जैविक उपज का, इनटू में 100 कर देते हैं तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स आता है। जितना हार्वेस्टिंग इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही उत्पादन भूसे के, यानी पौधा कितना फैलता है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि कितनी होती है, उसकी तुलना में उसका जो आर्थिक भाग है उसकी उपज कितनी होती है। अब गेहूं में आर्थिक भाग क्या होता है, बीज होता है। तो हम सीधा सा फॉर्मूला लिखते हैं, आर्थिक उपज बटा में बायोलॉजिकल यील्ड यानी जैविक उपज। देखो जैविक उपज का मतलब होता है ये पूरा वानस्पतिक जो उपज है, इनटू में 100 कर देते हैं, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स। जिसकी हार्वेस्टिंग इंडेक्स ज्यादा उसके पौधे के फैलाव, उसकी वानस्पतिक वृद्धि की तुलना से व्यवसायिक उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोनी किस्में है उनकी, बोनी किस्में जो है उनकी इकोनॉमिक यील्ड ज्यादा होती है, कहने का मतलब है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स ज्यादा होती है। जैसे आपने अरहर में पढ़ा होगा, फसलों में सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो अरहर में होता है। बाकी अरहर पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से रोटी स्वाद भी लगती है और फूलती भी है और सुंदर भी बनती है। यह माना जाता है कि भारत में जो गेहूं है वो आर्यों द्वारा लाया गया था, ठीक है। उसके बाद से यहां भारत में गेहूं लगातार उगाया जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है, किंग ऑफ सीरियल यानी अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है, और क्वीन ऑफ सीरियल आप अच्छी तरह जानते ही हो, मक्का को कहा जाता है। अनाजों का राजा, अनाजों की रानी, ये डिग्री है वो उसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए दी जाती है, ठीक है। बाकी बहुत सारे राइटर या यूट्यूबर्स, टीचर्स अपने अपने अलग अलग लॉजिक लगा देते हैं, लेकिन लॉजिक के पीछे साइंटिफिक रीजन होना बहुत जरूरी होता है। गलत लॉजिक पे मत जाना, है ना। विश्व में सर्वाधिक लोगों का जो पोषण करता है वो गेहूं करता है, तो किंग ऑफ सीरियल कहने में क्या बुराई है, मेन रीजन यही काम करता है इसके पीछे, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु। देखो गेहूं के बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वानस्पतिक वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है 16 से 22 डिग्री सेल्सियस। जिस समय गेहूं पक रहा होता है उस समय उपयुक्त तापमान होता है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। परिपक्वता के समय तापमान 25 से ऊपर होने पर दानों में वजन में कमी आ जाती है। बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 25, वानस्पतिक वृद्धि के समय 16 से 22, परिपक्वता के समय 14 से 15। देखो अगर गेहूं का परिपक्वता मैच्योरिटी स्टेज चल रही है, उस समय अगर तापमान कम रहेगा तो गेहूं धीरे धीरे पकेगा। अगर वो धीरे धीरे पकेगा तो फूड स्टोरेज ज्यादा होता है, गेहूं का दाना मोटा होता है, उत्पादन ज्यादा होता है। उत्तरी भारत में क्या होता है, सर्दियों में धुंध आती है, ठीक है, यानी फॉग देखने को मिलता है, धुंध देखने को मिलती है। तो जो धुंध आती है सर्दियों में उसकी वजह से तापमान कम हो जाता है और गेहूं देरी से पकता है, जिसकी वजह से उत्तरी भारत में गेहूं की उत्पादकता अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मृदा। गेहूं की अच्छी फसल के लिए बलवी, दोमट और काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। बलवी, दोमट और काली मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। गेहूं के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त पीएच मान होता है वो 5 से 7.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें अलग अलग जो स्टेजेज है उस पे तापमान की। जर्मिनेशन यानी अंकुरण का तो मैंने बता ही दिया था, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अगर आपसे पूछ ले टिलरिंग स्टेज, ये टिलरिंग स्टेज क्या होती है, अभी हम स्टेजेस की बात करेंगे ना, गेहूं की जो अलग अलग स्टेजेज है उनकी बात करेंगे। तो टिलरिंग या जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ भी बोल देते हैं, उस समय उपयुक्त तापमान होता है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। जिस समय ग्रोथ तेज हो रही होती है, जब स्टेम एक्सटेंशन हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है ना, बुटिंग स्टेज भी बोल देते हैं, उस समय उपयुक्त तापमान होता है वो 20 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रॉपर ग्रेन फिलिंग, दाना भरते समय उपयुक्त तापमान होना चाहिए 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। ये अलग अलग स्टेज के लिए उपयुक्त तापमान की बात है। अब देखो गेहूं की वृद्धि की अवस्था है, ये ठीक है।
सबसे पहले जर्मिनेशन के बाद स्टेज आती है टिलरिंग। इसमें पहले एक शूट आएगी, फिर ये देखो टिलर्स निकलेंगे, टिलर्स निकलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये टिलर्स फॉर्मेड मतलब टिलर्स निकले, उसके बाद ये टिलर्स आपको स्पष्ट यहां दिखाई देने लग जाते हैं। सबसे पहली ग्रोविंग स्टेज होती है टिलरिंग, उसके बाद होती है स्टेम एक्सटेंशन स्टेज, जिसको हम बूटिंग स्टेज भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, नोड के बीच जो इंटरनोड होता है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, यानी तना है वो बढ़ता है। तो इसमें यहां तना बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हेडिंग स्टेज, जिसके अंदर आपको ये फ्लैग लीफ देखने को मिलती है और स्पाइक है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या है, दूधिया अवस्था होती है, यानी दाने जो होते हैं अगर आप इनमें दबाओगे तो आपको मिल्की लटेक्स निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम हेडिंग स्टेज बोल देते हैं। या इसी के दौरान मिल्किंग स्टेज आती है। हेडिंग स्टेज में फ्लैग लीफ दिखती है, जो स्पाइक होता है बाली है वो उभर आती है। मिल्किंग स्टेज यानी दूधिया अवस्था इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगली जो स्टेज आती है वो मैच्योरिटी स्टेज आती है, या राइपनिंग स्टेज भी बोल देते हैं। इसके अंदर अब दाना क्या होगा, कठोर होने लग, पहले तो यहां तो मिल्किंग स्टेज था, यहां दाना कठोर होने लग जाता है, डप स्टेज आती है और दाना कठोर होकर परिपक्व हो जाता है। तो ये गेहूं में वृद्धि की अवस्थाएं हैं। पहले तो जर्मिनेशन, उसके बाद टिलरिंग, उसके बाद स्टेम एक्सटेंशन यानी बूटिंग स्टेज, और उसके बाद हेडिंग स्टेज आ जाती है, और हेडिंग स्टेज के बाद मैच्योरिटी यानी परिपक्व अवस्था आ जाती है। तो ये गेहूं में वृद्धि की अवस्थाएं होती है। अब नेक्स्ट हम बात करें किस्मों की, वैरायटीज की। वैरायटी में सबसे पहले हम बात करें कल्याण सोना। कुछ एक वैरायटियों की मैं आपको गुण बताऊंगा, सबके नहीं बता सकते हैं, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। कल्याण सोना यह द्विजीनी बोनी किस्म है। इसे हर प्रकार की जलवायु में लगाया जा सकता है, और जो काग्य रोग होता है, समट रोग होता है, उसके प्रतिरोधी होती है ये। नेक्स्ट है राज 1482, काफी पॉपुलर वैरायटी है। कहा जाता है कि इसकी चपाती बहुत शानदार बनती है। द्विजीन बोनी किस्म है, रोली व करनाल बंट के प्रतिरोधी होती है, और जो चपाती होती है उसकी गुणवत्ता बहुत शानदार होती है। लोकवन यह भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। यह द्विजीन बोनी किस्म है, पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है, लेट सीजन के लिए बढ़िया है। राज 1555 यह द्विजीनी बोनी किस्म है। राज 3073 यह एक बोनी किस्म है, रोली रोग के प्रतिरोधी किस्म है, पछेती बुआई के लिए ठीक है। WH 137 चपाती बहुत बढ़िया बनती है। राज 3765 पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है। राज 3373 रोली व करनाल बंट रोग के प्रतिरोधी होती है, पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है। HD 2329 यह द्विजीन बोनी किस्म है, रोली रोग के प्रतिरोधी है और अगेती किस्म है। PBW 343 द्विजीन बोनी किस्म है, रोली रोग के प्रतिरोधी होती है। आपको पता है गेहूं में सबसे खतरनाक रोग रोली रोग ही होता है। उसके अलावा CPN 3004 यह द्विजीन बोनी किस्म है, रोली रोग के प्रतिरोधी किस्म है। HD 2285 द्विजीन बोनी किस्म है, पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है, रोली रोग के प्रतिरोधी होती है। उसके अलावा WH 542 है, HI 8381 है, रोली रोग के प्रतिरोधी होती है। GW 190 अगेती किस्म है, काला धब्बा रोग के प्रतिरोधी होती है। उसके अलावा GW 173 है, प्रॉपर्टी पढ़ लेना। राज 4037 है, GW 322 है, KRL 14 है, इंपोर्टेंट वैरायटी है KRL 14। यह लवणीय व क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील है, इसीलिए इंपोर्टेंट है। KRL 19 इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना इसके जो भी करैक्टर है। HI 8498 है, HD 2009 इंपोर्टेंट वैरायटी है, जिसको अर्जुन भी कहा जाता है। यह द्विजीन बोनी किस्म है, रोली रोग के प्रति सहनशील किस्म है, टॉलरेंट है। अब देखो लवणीय व क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील किस्में कौन कौन सी है। राज 3070 है, सोनालिका है, HD 2380 है, HD 2285 है, KRL 19 है, KRL 14 है और जॉब 666 है। असिंचित क्षेत्रों के लिए, अनइरिगेटेड एरिया के लिए, बरानी क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं वो PBW 299, PBW 396, PBW 175, PBW 65, प्रताप जिसको अपने HD 1981 भी बोलते हैं, कुंदन, मुक्ता HI 385 जिसको बोला जाता है, मेघदूत HI 748 बोलते हैं, सुजाता PB 117, कल्याण 16।
पछेती किस्मों में स्वाति J405, HD 2285, राज 3773, राज 3765, HD 2402, HD 2323, सोनालिका, लोक1, I104, राज 4083, राज 3077, ये पछेती किस्में हैं। गेहूं में बहुत सारी किस्में, मैं सिर्फ यहां पे जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है उन पर ही डिस्कस करने जा रहा हूं। ट्रिटिकम ड्यूरम, जो ट्रिटिकम ड्यूरम है, ड्यूरम व्हीट जिसको अपने बोलते हैं, उसकी कुछ किस्में राज 911 है, जयराज है, मालवा राज है, HD 4530 है, NP 404 है और मेघदूत है। और ट्रिटिकेल जो है पहला मानव निर्मित जो अनाज है, किसके क्रॉस से बनाया गया है? व्हीट और राई के, स्केल सीरियल के ना, व्हीट और स्केल सीरियल, गेहूं और राई के संकरण से बनाया गया है। उसकी एक पॉपुलर वैरायटी है DT 40। तो ये वैरायटियां भी आप ध्यान रख लीजिए। डॉक्टर बीपी पाल है, नाम सुना ही है डॉक्टर बीपी पाल। ICR के जो प्रथम डीजी थे वो डॉक्टर बीपी पाल थे। और डॉक्टर बीपी पाल है वो व्हीट के ब्रीडर है, गेहूं के पादप प्रजनक है। इसके अलावा इन्होंने गुलाब में भी रोजा शरबत किस्म विकसित की थी, तो गुलाब में भी थोड़े इंटरेस्टेड थे, लेकिन गेहूं के मुख्य रूप से पादप प्रजनक थे ये, ठीक है। उसके अलावा एक वैरायटी है गेहूं की सोनक, जो सोनालिका से ही तैयार की गई है, जो सोनालिका को रिप्लेस करती है। और ये 2,4-D के लिए संवेदनशील होती है, 2,4-D इसमें काम में नहीं लिया जाता है। सोनक जो वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, नई वैरायटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बीज दर की। समय पर बुआई के लिए बीज दर रखोगे आप 100 किलो प्रति हेक्टेयर। देरी से बुआई कर रहे हैं या फिर लवणीय क्षारीय मृदाओं में बुआई कर रहे हैं, या जहां सूत्रकृमि का प्रकोप ज्यादा है वहां पे बुआई कर रहे हैं, या किसी और तरह की मिट्टी में समस्या है, समस्याग्रस्त मृदाओं में और देरी से बुआई करने के लिए आप बीज दर हमेशा रखोगे 125 किलो प्रति हेक्टेयर रखोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको पता है डिबलर से बीज दर बहुत कम लगती है। अगर आप डिबलर यूज करते हैं तो बीज दर 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर तक बीज दर होती है। बुआई करते समय गेहूं के बीज की जो गहराई है वो आप 5 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। वैसे तो गेहूं को भारत में सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग मेथड यानी छिटकुआ विधि से बोया जाता है। उसके अलावा सीड ड्रिल से भी बोते हैं, बिजाई की मशीन से भी बोते हैं। कुछ पारंपरिक तरीके भी हैं जिसमें देसी हल के पीछे अपने क्या करते हैं, कूड़ में हाथ से बीज डालते रहते हैं। इस विधि को केरा विधि कहते हैं। क्या बोलेंगे इस विधि को? केरा। देसी हल तो जानते ही हैं आप लोग, ये इस तरह का जो हल होता है उसको अपने कौन सा हल बोलते हैं? देसी हल बोलते हैं। ये चलाएंगे, पीछे खूड बनेगा, उसमें बीज डालते जाएं, उसको केरा है। एक अपने क्या करते हैं, इसके पीछे पाइप लगा देते हैं इस तरह की, और उसमें बीज डालते रहते हैं अपने, तो इसको हम पोरा विधि कहते हैं। ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? पोरा मेथड कहा जाता है। तो गेहूं में केरा व पोरा से भी सॉविंग कहीं कहीं पर देखने को मिलती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, धीरे धीरे लुप्त होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है बीजोपचार। नेक्स्ट अपने बात करें सीड ट्रीटमेंट। देखो गेहूं में कोई भी फसल है उसमें अपने फंगल जो ट्रीटमेंट है वो फंजीसाइड ट्रीटमेंट है वो तो करेंगे ही करेंगे। यानी हर एक फसल में कोई ना कोई बीज से फैलने वाला या मृदा से फैलने वाला फंगल डिजीज लगता ही लगता है, यानी कवक जनित कोई ना कोई तो रोग लगता ही लगता है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए हर फसल के बीजों को कवकनाशी से तो उपचारित किया ही जाता है। उसके बाद अगर किसी फसल में इंसेक्ट की प्रॉब्लम होती है, कीट की प्रॉब्लम होती है, तो फिर अपने इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करते हैं, यानी कीटनाशी से उपचारित। पहले फंजीसाइड से करोगे, फिर कीटनाशी से करोगे। अगर फसल लेग्यूमिनेसी कुल की है तो राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करोगे। बट अपने गेहूं तो ग्रेमिनी का है, राइजोबियम ट्रीटमेंट तो होगा ही नहीं, फंगल ट्रीटमेंट होगा, फंजीसाइड का ट्रीटमेंट होगा और इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट होगा। देखो मैंने कहा हर फसल में कोई ना कोई ऐसा कवक जनित रोग होगा जो बीज से फैलता है या फिर मृदा से फैलता है, और बीज उपचार हमेशा ही बीज से फैलने वाले रोग और मृदा से फैलने वाले रोग से बचने के लिए ही किया जाता है। तो कवकनाशी से तो पहला उपचार करेंगे ही करेंगे।
गेहूं जो जई के अंदर दीमक की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम कीटनाशी से भी इसका उपचार तो करते ही करते हैं। अब चलते हैं अपने बीज उपचार पे। कवक जनित रोगों से बचाव के लिए बुआई से पूर्व बीजों को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम अथवा 2 ग्राम थायराम से प्रति किलो बीज को उपचारित करते हैं। या तो प्रति किलो बीजों को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेंगे या 3 ग्राम थायराम लेंगे। ये दोनों ही कवकनाशी प्रति किलो बीजों को इससे उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद दीमक से रोकथाम के लिए 100 किलो बीजों को 450 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित किया जाता है। इसकी जगह मिथाइल पैराथियन भी लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर क्लोरोपाइरीफॉस का ही उपयोग किया जाता है। अगर हम लवणीय मृदा व खारे पानी वाले क्षेत्रों में बीज को बो रहे हैं तो उसको रात भर या 24 घंटे बोल दें, रात भर नहीं, एक दिन 24 घंटे के लिए 3% सोडियम सल्फेट के घोल के अंदर उसको डीप करके रखेंगे, डुबा के रखेंगे, जिससे वो क्या है, लवण के लिए धीरे धीरे सहनशील हो जाएगा। अगर हमारे पास ये नहीं होता है, उस केस में अपने 0.1% नमक के घोल में भी ये उपचार कर सकते हैं, बट 3% जो सोडियम सल्फेट का उपचार है वो ज्यादा प्रभावी रहता है। टुंडू रोग, येलो ईयर रोट जिसको अपने बोलते हैं टुंडू रोग, इससे बचने के लिए अपने 20% नमक के घोल में बीजों को कुछ समय के लिए उपचारित किया जाता है, जिससे टुंडू रोग का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें पौधरोपण दूरी। देखो, गेहूं में लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं 22.5 और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं लगभग अपने 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना रखते हैं? 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। बुआई का समय नवंबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के अंत तक बुआई का सही समय होता है। खाद व उर्वरक, FYM 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 120 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर तक लिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें सिंचाई। देखो, गेहूं में अच्छे फसल उत्पादन के लिए हमें 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं में अच्छी फसल उत्पादन के लिए हमें 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं में 6 मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती है। सबसे पहले आती है CRI स्टेज, चंदेरी जड़ें निकलते समय, जिसको हम इंग्लिश में क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। यह बुआई के 21 दिन बाद आती है। ये बुआई के 21 दिन बाद आती है, लेकिन जो लंबी और ट्रेडिशनल किस्में हैं जिनका प्रचलन आजकल खत्म हो गया, उनमें ये 28 दिन में भी आती थी। ठीक है, लेकिन आपसे सीधा पूछ ले तो आप 21 दिन ही बताओगे, क्योंकि आज के समय जो प्रचलित गेहूं है उनके अंदर ये 21 डेज के अंदर ही आती है। गेहूं में कुल 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं, जिनमें सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था यही है चंदेरी जड़ निकलते समय। इस पर अगर आपने पानी नहीं दिया तो गेहूं के उत्पादन में आपको भारी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कल्ले फुटान की अवस्था, जिसको हम लेट टिलरिंग स्टेज बोलते हैं। यह बुआई के 45 से 50 दिन में आती है। दूसरी क्रांतिक अवस्था यह है। तीसरी है जोड़े की अवस्था, जिसको हम लेट जॉइनिंग स्टेज बोलते हैं। यह बुआई के 65 से 70 दिन बाद आती है। नेक्स्ट है बालियां आने की अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज या ईयर इमर्जिंग स्टेज। यह बुआई के 85 से 90 दिन में आती है। पांचवी है दानों में दूध बनने की अवस्था, जिसको मिल्किंग स्टेज बोलते हैं। यह बुआई के 100 से 150 दिन में आती है। और लास्ट छठी जो क्रांतिक अवस्था है वो पकने की अवस्था है, जिसको हम डफ राइप स्टेज या मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं। ये बुआई के 115 से 125 दिन में आती है। इन 6 अवस्थाओं पर पानी देना जरूरी होता है। जितना कम पानी दोगे इन अवस्थाओं में, उतना ही उत्पादन में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर आपके पास 1 सिंचाई है तो कब दोगे, 2 है तो कब दोगे, 3 है तो कब दोगे, ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास सिर्फ 1 ही सिंचाई है तब आप CRI स्टेज पे देंगे, चंदेरी जड़ निकलते समय देंगे। मैंने बताया था सबसे महत्वपूर्ण वो ये है। अगर आपके पास सिंचाई अवेलेबल है 2, अगर 2 अवेलेबल है तो एक तो आप CRI स्टेज पे देंगे ही देंगे और दूसरी बाली निकलते समय यानी फ्लावरिंग स्टेज पे देंगे। समझ गया? अगर आपके पास सिंचाई 3 है तब आप एक CRI स्टेज पे देंगे, एक लेट जॉइनिंग स्टेज पे देंगे, जॉइंटिंग स्टेज पे देंगे, जिसको बूटिंग स्टेज भी बोल देते हैं, और एक दूधिया अवस्था में देंगे। ठीक है, इन 3 अवस्थाओं में देंगे। अगर आपके पास 4 सिंचाई है तब एक पहली सिंचाई CRI स्टेज पे, दूसरी लेट टिलरिंग पे,
तीसरी फ्लावरिंग स्टेज पे और चौथी है वो मिल्किंग स्टेज पे, दूधिया अवस्था पे देंगे। अगर आपके पास 5 सिंचाई है तो पहली CRI, दूसरी लेट टिलरिंग, तीसरी लेट जॉइंटिंग, चौथी फ्लावरिंग स्टेज पे और 5वीं मिल्किंग स्टेज पे देंगे। ठीक है, अगर 6 है तब आप छठी सिंचाई डब स्टेज पर भी दे देंगे। तो आपके पास कितनी सिंचाई अवेलेबल है उसके आधार पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको यह भी डिटेल से बता दिया है। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण। तो गेहूं में जो नकलची खरपतवार है, यहां मुख्य लिखा हुआ नकलची लिखना है, मिमिक्री, अनुहरण भी बोलते हैं जिसको। गेहूं का नकलची खरपतवार है गेहूंसा, फ्लोरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा भी बोल देते हैं, गुल्ली डंडा भी बोल देते हैं, गेहूं का अनुहरण खरपतवार भी बोल देते हैं, नकलची खरपतवार भी बोल देते हैं। इंग्लिश में मिमिक्री वीड भी, दिखने में गेहूं जैसा होता है ना, इसलिए इसको गेहूं का नकलची खरपतवार बोला जाता है। यह है नकलची। और मुख्य जो खरपतवार है वो हिरनखुरी है। ठीक है, फील्ड बिनवीड जिसको बोलते हैं, वो मुख्य खरपतवार होता है। बुआई के 25 से 30 दिन तथा 40 से 50 दिन बाद दो अपने को निराई गुड़ाई करनी चाहिए। एक तो बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई मैनुअली हाथ द्वारा, दूसरी है वो 40 से 50 दिन के बीच में अपने करनी चाहिए, जिससे प्रभावी रूप से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। अगर हम रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपने 2,4-D इथाइल एस्टर 0.4 kg प्रति हेक्टर 700 से 800 लीटर पानी में मिला के देते हैं। अगर 2,4-D की आपसे सांद्रता पूछ ले तो जनरली गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 1000 ppm 2,4-D का छिड़काव किया जाता है, या फिर अपने प्रतिशत में बात करें तो 0.1% 2,4-D का छिड़काव किया जाता है, जिससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो प्रभावी रूप से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो छिड़काव है ये बुआई के 35 दिन बाद करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, गेहूं में खरपतवारों का सबसे पीक टाइम होता है, जब सबसे ज्यादा मतलब खरपतवार नुकसान पहुंचा सकते हैं। लगभग ये समझ लो कि 25 दिन से खरपतवार अच्छे खासे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और 40-45 दिन तक खूब नुकसान पहुंचाते हैं। ये पीक पीरियड, और उसी दौरान अपने को 2,4-D का छिड़काव करना चाहिए। जो पतली पत्ती वाले खरपतवार है, यानी एक बीज पत्री, चौड़ी पत्ती वाले तो द्विबीजपत्री डाइकोट होते हैं। पतली पत्ती वाले घास कुल के जो खरपतवार है, यानी एक बीज पत्री खरपतवार है, उनके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटोयूरान काम में लेते हैं। आइसोप्रोटोयूरान की जगह आजकल सल्फोसल्फोयूरान भी काम में लिया जाता है। ये 1 किलो प्रति हेक्टर की दर से देते हैं, या फिर इसकी जगह अपने मेटोजूरोन या मेथाबिंजिथिजूरोन जो होता है वो भी काम में लिया जा सकता है। इनका भी छिड़काव बुआई के लगभग 30 से 35 दिन में करते हैं, क्योंकि यही खरपतवारों का पीक समय होता है गेहूं के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें उपज। सिंचित क्षेत्र में गेहूं की उपज होती है 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर। असिंचित या बरानी क्षेत्र में ये 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर तक हो जाती है। और गेहूं के अंदर देखो कटाई कब करेंगे, पहले तो ये बात करते हैं, फिर भंडारण की। गेहूं जब पीला पड़ने लग जाए और गेहूं के दानों के अंदर 20 से 25% नमी होती है, उस समय गेहूं में कटाई करनी चाहिए। कटाई के समय दानों में नमी बता रहा हूं 20 से 25% होनी चाहिए। गेहूं पीला पड़ जाए तब गेहूं की कटाई करते हैं। उसके बाद थ्रेसिंग करेंगे, अपने को ये उपज मिलेगी। और गेहूं के भंडारण के समय दानों में जो नमी है वो कितनी होनी चाहिए, भंडारण के दौरान 10 से 12% नमी होनी चाहिए। कटाई के समय नमी पूछ ले तो कटाई के समय नमी 20 से 25% होनी चाहिए। ये दोनों बातें अलग अलग हो गई ना, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है मुख्य कीट। देखो गेहूं में दीमक का भी बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। उसके अलावा एफिड, जिसका वैज्ञानिक नेम है सिटोबिनो अवेन्याई, और उसके अलावा रोफेलोसिफोम पेडाई। एक होता है ब्राउन व्हीट माइट, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेट्रोबिया लेटिनस। आर्मी वोरस भी नुकसान पहुंचाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है माइथिमाना स्पेरेटी। और दीमक तो बहुत नुकसान पहुंचाता है, ओडेनोटेरिमस ओबिसस और उसके अलावा मिक्रोटेरिमस ओबेसी, ये जातियां होती है। सूट फ्लाई, तना जो मक्खी है वो भी गेहूं के अंदर नुकसान पहुंचाती है। गेहूं के मुख्य कीट है। नेक्स्ट अपने बात करें गेहूं की रोगों की। देखिए गेहूं में फुट रोट भी होता है। फुट रोट बोले तो पद विगलन, पद विगलन इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में बता दूंगा मैं साथ साथ में, घबराने की जरूरत नहीं। पद विगलन, इसको अपने ड्राई लैंड फुट रोट भी कहते हैं, यानी शुष्क पद विगलन रोग भी कहा जाता है।
ये फ्यूजेरियम जो कवक है उसकी वजह से देखने को मिलता है। इसमें ये वाला जो भाग होता है उसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हेलो स्पॉट जो होता है, हेलो धब्बा रोग जो होता है, ये भी सुडोस्पेटोरिया डोनेसिस और सेलेनोफोनामा डोनेसिस कवक के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा आता है, इन दोनों को तो विशेष रूप से याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है करनाल बंट। करनाल बंट को अपने पार्शियल बंट भी कहते हैं। पार्शियल जैसे आंशिक बंट जिसको बोल देते हैं, तो आंशिक बंट करनाल बंट या पार्शियल बंट बोलते हैं। यह भी कवक के कारण होता है। टिलेटिया इंडिका और उसके अलावा निवोसिया इंडिका जो कवक होता है उसकी वजह से करनाल बंट होता है। देखो ये करनाल बंट है। करनाल बंट से बीज इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं। मुख्य जो रोग कारक है तो वो है निवोसिया इंडिका होता है। सबसे पहले इसको करनाल हरियाणा के अंदर मित्रा जो वैज्ञानिक है उन्होंने 1931 में इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम करनाल बंट रख दिया गया। करनाल हरियाणा के पास खोजा गया। हरियाणा में जो करनाल है उसमें खोजा गया था। किसने खोजा, कौन से वैज्ञानिक से? मित्रा ने 1931 में खोजा था। ये बीज मर्दा और वायु जनित रोग है। बीज से भी फैलता है, मर्दा से भी फैलता है और वायु से भी फैलता है। ठीक है, और इसका जो संक्रमण होता है वो पुष्पन की अवस्था में होता है, जिस समय बाली निकलती है उस समय होता है। ठीक है, ये इस तरह के इसमें काला सा पाउडर बन जाता है जो एक स्मेल देता है। ठीक है, इसमें ट्रीमिथाइल एमाइन होता है। ठीक है, इसमें ये जो काला काला पाउडर होता है ये स्मेल देता है, इसमें ट्राइमिथाइल एमाइन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और इससे क्या होता है, गेहूं की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। ये करनाल बंट की बात होगी। नेक्स्ट है रस्ट। देखो गेहूं का जो सबसे खतरनाक रोग है जो आपको याद रखना है वो कौन सा है? रस्ट है। 3 तरह की रस्ट आपको देखने को मिलती है। एक तो होती है स्टेम रस्ट, है ना, तना रोली रोग, जिसको अपने काली रोली भी बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये तना रोली है या इसको काली रोली, इंग्लिश में स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं। ये प्यूसिनिया ग्रेमिनिस के कारण होती है, सॉरी पक्सिनिया ग्रेमिनिसी के कारण होती है। इसका जो रोग कारक है, तना जो रस्ट है, तना रोली है या काली रोली जो है, इसका जो रोग कारक है वो पक्सिनिया ग्रेमिनी है। ठीक है, आपसे कई बार पूछ लिया जाए तना जो रस्ट है या फिर जो काली रस्ट है यानी काली रोली है उसका रोग कारक पक्सिनिया ग्रेमिनाई है। उसके अलावा एक होता है स्ट्रिप रस्ट। स्ट्रिप रस्ट का मतलब होता है धारीदार, ये धारियां सी बन जाती है। स्ट्रिप रस्ट को अपने येलो रस्ट भी बोलते हैं यानी पीली रोली रोग भी बोलते हैं और धारीदार रोली रोग भी बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट ही पहुंचाता है, यानी पीला रोली और भूरा रोली रोग ही नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाता है। इसका जो रोग कारक है यानी पीला रोली रोग का या फिर धारीदार रोली रोग का पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस है। पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस है, अच्छे से याद रखना। तीसरा जो है वो है ब्राउन रस्ट, जिसको अपने लीफ रस्ट भी बोलते हैं या पत्ती रोली रोग भी बोलते हैं। ठीक है, भूरा रोली रोग भी बोलते हैं। इसका जो रोग कारक होता है वो पक्सिनिया ट्रिटिशियाना, पक्सिनिया रिकोंडियाटा, पेथेवर सेसेलियस, तो ये इसके रोग कारक होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ब्राउन रस्ट जो होता है। गेहूं का जो सबसे खतरनाक रोग है वो रस्ट ही होता है, रोली रोग। रोली का मतलब होता है जैसे अपने लोहे में बोलते हैं ना जंग लगना, काट लगना, उस तरह की पाउडरी ग्रोथ हो जाती है, उस रोग को रोली रोग कहा जाता है। ठीक है, तो गेहूं में ये 3 तरह के रोली रोग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उसके अलावा ईयर कोकल डिजीज। ईयर कोकल डिजीज को अपने सेऊ रोग भी बोला जाता है। ठीक है, ये एंगुनिया ट्रिटिसाई जो सूत्रकृमि होता है उसके कारण होता है। एंगुनिया ट्रिटिसाई सूत्रकृमि के कारण होता है। अगर इसमें जीवाणु साथ में मिल जाए, एंगुनिया ट्रिटिसाई के साथ साइनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई जीवाणु मिल जाए, तब कौन सा रोग पैदा होता है? येलो अररोट यानी पीला बाली सड़न रोग, जिसको अपने टुंडू रोग भी बोला जाता है। पंजाब में खोजा गया, वहां पे जो आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो है अपना ईयर कोकल डिजीज
या फिर अपने सीड गाल डिजीज, या फिर जिसको सेहू बोलते हैं, ये सेहू रोग देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले विश्व में जो सबसे पहला सूत्रकृमि जनित कोई रोग ढूंढा गया था तो ये ईयर कोकल रोग ही ढूंढा गया था, जिसको सीड गाल भी बोलते हैं। ये नीदम ने 1743 में खोजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे पहला सूत्रकृमि रोग कौन सा खोजा गया था। तो सबसे पहला सूत्रकृमि रोग ईयर कोकल या सीड गाल या जिसको अपने सेहू रोग बोलते हैं, ये खोजा गया था। किसने खोजा था? नीदम ने 1743 में खोजा था। ठीक है, अगर 20% नमक के घोल में बीजों को उपचारित कर लेते हैं यानी ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, तो इस रोग से काफी हद तक अपने बचाव हो जाता है। ये सिम्टम आपको दिख रहे हैं ईयर कोकल या सेहू रोग के। अब मैं बात करूं येलो ईयर रोट डिजीज या टुंडू डिजीज जिसको बोलते हैं, ये जो स्पाइक होता है वो इस तरह का हो जाता है। तो पंजाब वाले लोकल में उन्होंने बोला ये टुंडे जैसा कैसा रोग हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? टुंडू रोग। ये कॉम्प्लेक्स रोग है, कॉम्प्लेक्स डिजीज है, संयुक्त रोग है जो सूत्रकृमि प्लस जीवाणु दोनों के कारण फैलता है, दोनों से होता है। अकेला सूत्रकृमि उत्तरदायी होता है तब तो सेहू होता है। ठीक है, ईयर कोकल डिजीज। और जब जीवाणु इन्वॉल्व हो जाता है तब ये सड़ना भी स्टार्ट हो जाता है, तब हम इसको येलो ईयर रोट बोल देते हैं, तब हम इसको येलो ईयर रोट या फिर टुंडू रोग बोल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक है मोलिया डिजीज जिसको अपने सिस्ट नेमेटोड भी बोलते हैं। ये हेट्रोडोरा एवेनी जो सूत्रकृमि है उसके द्वारा होता है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जड़ों को प्रभावित करता है। ये वासुदेवा ने सीकर के अंदर, वासुदेवा ने सीकर राजस्थान के अंदर मोलिया डिजीज को खोजा था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए गेहूं से संबंधित मुख्य रोग। नेक्स्ट है पियरलिंग इंडेक्स इन व्हीट। देखो व्हीट के अंदर पियरलिंग इंडेक्स क्या होती है? देखो गेहूं का दाना कितना सॉफ्ट है, कितना कठोर है, इस चीज को जांचने के लिए अपने पियरलिंग इंडेक्स है वो काम में लेते हैं। यानी गेहूं के दाने की हार्डीनेस जानने के लिए अपने पियरलिंग इंडेक्स काम में लेते हैं। पियर जो इंडेक्स होती है जितनी ज्यादा होती है उतना ही दाना सॉफ्ट होता है, खाने में लजीज होता है। इसके लिए फॉर्मूला अपने काम में लेते हैं x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 100। ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। ठीक है, x का मतलब होता है जो हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, 20 ग्राम का लेते हैं, और y का मतलब होता है वेट ऑफ मटेरियल लीफ ऑन 30 मेसिव्स। 30 जो मेसिव होती है उसमें पार कर देते हैं तो उसका जो वेट बचता है उसको अपने y बोलते हैं। ये जो पियरलिंग इंडेक्स है इसके हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी डिसाइड करते हैं, जैसे 4 कैटेगरी है। अगर पियरलिंग इंडेक्स है, पियरलिंग इंडेक्स 29 से कम आती है, इसका मतलब दाना बहुत कठोर है। 29 से 40 के बीच में है तो दाना अर्ध कठोर है, बीच का सा है। 41 से 50 आती है तो दाना क्या है? सॉफ्ट है, मुलायम है। और 50 से ज्यादा आती है तो बहुत ज्यादा दाना सॉफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो गेहूं से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। कुछ एक माइनर सी चीजें कई बार पूछ ली जाए तो उन पे भी अपने बात कर लेते हैं। वीट जो है उसको आपको पता हो तो सरसों के साथ मुख्य रूप से इंटरक्रॉपिंग में काम में लिया जाता है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है अंतःसस्या। तो अंतःसस्या में कई जगह पे चने के साथ भी इसकी अंतःसस्या कर ली जाती है। ठीक है, अगर हम गेहूं में साइकोसिल यूज करते हैं, साइकोसिल, तो गेहूं बोना रह जाता है, यानी एक ड्वार्फिंग इफेक्ट डालता है साइकोसिल, ट्रिपल सी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ व्हीट कल्टीवेशन ईस्टर्न इंडिया, जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर गेहूं ट्रेडिशनल रूप से नहीं लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज कई बार पूछ ली जाती है, गेहूं डॉक्टर एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है जो विकसित की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, एप्लीकेशन का नाम क्या है? गेहूं डॉक्टर। इस पर गेहूं के फसल के उत्पादन से संबंधित सारी जानकारियां किसानों को प्रोवाइड करवाई जाती है और उसके साथ साथ गेहूं के अंदर रोगों का किस तरह से समन्वित प्रबंधन किया जा सकता है उसके बारे में बताया जाता है, तथा गेहूं का बेहतरीन भंडारण कैसे किया जा सकता है यह भी बताया जाता है। तो इस ऐप का नाम है गेहूं डॉक्टर। किसने विकसित की थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, जो इंस्टीट्यूट है करनाल के अंदर, उसने इसको विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट
अगली जो क्रॉप है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से इस लेक्चर में गेहूं से संबंधित जितनी जानकारी होनी चाहिए थी वो मोटी मोटी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। इससे बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।